अब तक हमने इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना सीखा है। हमने स्टार्ट किया था कि एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है या क्या होता है। फिर हम डाईपोल के ऊपर गए थे, डाईपोल की वजह से प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। अगर आप देखें तो डाईपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना ऐसे ही है जैसे आप एक चार्ज से दो चार्जेस के ऊपर मूव करते हैं। फिर उसके बाद हमने मुख्तलिफ कन्फिगरेशन यानी दो से ज़्यादा चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया और फाइनली हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर आए थे और अब हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को भी ख़त्म कर चुके हैं। तो हमने जितने ऑब्जेक्ट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था जो इम्पोर्टेंट है इस लेवल तक वो कर चुके हैं। अब ज़रा हम थोड़ी सी दूसरी सिचुएशन की तरफ मूव करते हैं। यानी अब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे कि मुख्तलिफ चार्जेस या दूसरी कन्फिगरेशन की वजह से जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम ये अज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि हमें पता चल गया है कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो नेक्स्ट सिचुएशन है हमारे पास वो ये है कि चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाता है, तो अब हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर हमारे पास किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद है और अब हमें इस बात को लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हुआ है। वो किसी भी सोर्स की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं और उनके दरमियान ज़ाहिर है अगर पैरेलल प्लेट्स हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज हैं, तो उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा। अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अब जितने भी हमारे प्रॉब्लम है उनमें सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो उस रीजन के अंदर अगर कोई पॉइंट चार्ज आ जाए, इधर से हम स्टार्ट करेंगे अगेन। ऑफ कोर्स पॉइंट चार्ज जो है वो सबसे सिंपल प्रॉब्लम है। तो अगर किसी रीजन में जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है उसमें हमारे पास पॉइंट चार्ज आ जाए तो उसकी मोशन किस तरह की होगी। ऑफ कोर्स उसमें मोशन होगी क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स लगाता है चार्जेस के ऊपर। तो ये हम सबसे पहले करेंगे और फिर हम देखेंगे कि अगर हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन यही मतलब है कि हमारे पास किसी रीजन में मौजूद है, वी डोंट वरी अबाउट कि वो कैसे मौजूद है, हम किसी भी तरीके से उसको सेटअप कर सकते हैं। तो सिंगल चार्ज के बाद हम ये देखेंगे कि अगर हम कोई डाईपोल उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स कैसे लगती है। तो होपफुली ये दो चीज़ें जो हैं ये मैं आज के लेक्चर में कवर करूँगा। तो ऑफ कोर्स रिलेशन सिंपल है। रिलेशन आप हम पहले भी देख चुके हैं। लेट मी फॉर यू राइट इट हेयर ऑन टॉप, क्योंकि इसको दोबारा से नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फोर्स और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान रिलेशन होता है ना, जो वेक्टर रिलेशनशिप है, वो है F = QE। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में मौजूद है और उसमें उस रीजन के अंदर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर चार्ज Q रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स F लगेगी। दैट्स इट। So there is no theory in it, there is no proof in it, because this is the only equation that we are going to use। और साथ में हम देखेंगे कि क्या हमें कुछ ऐसी इक्वेशंस भी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं। बट दिस इज़ द ओनली इक्वेशन हेयर जिसको हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जब हम इस इक्वेशन को, कि इस तरह की सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करते हैं प्रॉब्लम्स में यूज़ करेंगे। तो हियर द फर्स्ट एग्जांपल, इट्स अ सैम्पल प्रॉब्लम 6.5। दैट्स वेरी गुड एग्जांपल, दैट्स व्हाई आई हैव पिक्ड इट। और हमारे पास सिचुएशन जो है ना वो इस डायग्राम में दिखाई हुई है। ये हमारे पास सिचुएशन है। इसमें हमारे पास दो प्लेट्स हैं, ये टॉप प्लेट है, ये बॉटम प्लेट है और इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, विच सिंपली टेल्स अस कि जो अपर प्लेट है वो पॉजिटिव प्लेट है और जो बॉटम प्लेट है वो नेगेटिव प्लेट है। सो दिस इज़ द पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज़ द नेगेटिव प्लेट। ओके और इन दो प्लेट्स के दरमियान आप ये पॉइंट चार्ज देख सकते हैं। इट्स अ नेगेटिव चार्ज। ओके इसके ऊपर माइनस साइन लिखा हुआ है, बट दिस इज़ नॉट अ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इट्स अ चार्ज Q। ओके इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि चार्ज Q जो है वो जनरल चार्ज को रिप्रेजेंट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। इन दिस केस दिस इज आई गेस इट्स एन ऑयल ड्रॉप। तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो माइनस है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, यानी इट कैन बी अ मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस। और ये इस सिचुएशन में जहाँ पे ये दिखाया गया है ये इक्विलिब्रियम की हालत में है। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये इक्विलिब्रियम की हालत में है। इक्विलिब्रियम की हालत में कैसे है, क्योंकि चार्ज का कुछ ना कुछ वेट है, तो वेट की जो फोर्स है ग्रेविटी की वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है और क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, यानी नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। तो इन दो फोर्सेस के अंडर जो चार्ज है ना वो इक्विलिब्रियम की हालत में है। फेयर इनफ,
दो फोर्सेस लग रही हैं, अगर वो इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में है तो चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में हो सकता है। तो ऑल वी नीड टू डू, जब भी आपको पता है कि इक्विलिब्रियम की हालत में कोई सिस्टम होता है, वो उसके ऊपर जो न्यूटन सेकंड लॉ है F इक्वल्स एम ए वो अप्लाई होता है, और इक्विलिब्रियम की हालत में है तो वो हमें ये बताता है कि इसमें जो ट्रांसलेशनल स्पीड है, वेलोसिटी है, वो ज़ीरो है या फिर ये रेस्ट की हालत में है। दोनों केसेस में हमारे पास जो नेट एक्सेलरेशन होता है सिस्टम में वो ज़ीरो होता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इस के जो पहला पार्ट है ना, इस प्रॉब्लम का पार्ट ए, उसको हल करने के लिए ऑल वी नीड टू डू इज़ समेशन एफ इक्वल्स एम ए, और ये हमारे पास है इक्वल ज़ीरो के। और सेम फर्दर हम इसको यूँ लिख लेते हैं कि ये है हमारे पास समेशन एफ वाई इक्वल ज़ीरो, क्योंकि जो मोशन है वो वाई डायरेक्शन में है। दिस नो मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, सो वी नो दैट दिस वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स द मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। ओके, सो हमने ये देखना है कि इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही है विच इज़ क्यू ई, और इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है वेट की विच इज़ एम जी। तो अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को यहाँ पे लिखता हूँ तो ये हमें देती हैं, सो लेट एफ इक्वल्स क्यू ई, क्यू टाइम्स ई, मैं इनको वेक्टर फॉर्म में ये भी लिखने वाला हूँ, प्लस एम टाइम्स जी। इन दोनों का जो सम है ना ये ज़ीरो के इक्वल है बिकॉज द चार्ज इज़ इन इक्विलिब्रियम। अब आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफ़ाइन करना है, और मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगेन जो हमारा यूजुअल है, बल्कि ये डिफ़ाइन किया हुआ है डायग्राम के अंदर, आप ये देख सकते हैं कि पॉजिटिव वाई को अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया गया है। सो द कोऑर्डिनेट सिस्टम इन दिस केस इज़ समथिंग लाइक दिस कि पॉजिटिव वाई एक्सिस अपवर्ड है, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वो सिंपली राइट डायरेक्शन में है। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी माइनस ई के बराबर होगा, यानी इसको जब मैं स्केलर फॉर्म में लिखूंगा, और जो हमारा जी है ये भी माइनस जी के बराबर होगा। रीज़न भी है कि जी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, और अगर वेक्टर क्वांटिटीज़ नेगेटिव एक्सिस की तरफ पॉइंट हो रही हो तो उनकी जो मैग्नीट्यूड जब लिखते हैं तो उसके साथ नेगेटिव साइन आता है। नेगेटिव साइन वेक्टोरियल से जब आप स्केलर फॉर्म में आते हैं तो उसको कंपनसेट करने के लिए होता है। यू नो दीज थिंग्स फ्रॉम मैकेनिक्स। तो इस सिचुएशन में हमारी जो ये इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, चले मैं इसको इधर ही लिख लेता हूँ, ये हमें बन जाती है माइनस क्यू ई माइनस एम जी इक्वल्स ज़ीरो। और चूँकि हमने इस पार्ट में चार्ज फाइंड करना है कि टोटल कितना नेगेटिव चार्ज है, तो वो यहाँ से हमारे पास जो Q है वो इक्वल आ जाएगा माइनस एम जी। लेट मी राइट इट इन अ बेटर वे ताकि आपको नज़र आ सके, तो ये बन जाएगा माइनस एम जी बाई ई। ओके, तो यहाँ से आप Q को सॉल्व कर सकते हैं। जो मैस है इस ड्रॉप की वो दी हुई है, मैस नहीं दी हुई, उसकी डेंसिटी दी हुई है और उसका रेडियस दिया हुआ है, तो ऑफ कोर्स आप मैस को कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी इज मैस पर यूनिट वॉल्यूम, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, आई एम जस्ट गोना टेल यू द आंसर। तो यहाँ से आप इसके ऊपर जो चार्ज है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड इट टर्न्स आउट कि जो चार्ज की वैल्यू आती है, और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो चार्ज नेगेटिव आ रहा है, विच क्लियरली टेल्स अस मैथमेटिकली द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स के जो चार्ज है ना इस ड्रॉप के ऊपर वो नेगेटिव है, माइनस चार्ज है। इट्स सो अमेजिंग, आल्दो हमें डायग्राम से नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बट जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ इट कि अगर आप सही वेक्टोरियल फॉर्म यूज़ करते हैं तो यू गेट इवन द नेगेटिव साइन इन द फाइनल रिजल्ट्स विच टेल्स अस दैट इट्स अ नेगेटिव चार्ज। हाउ अमेजिंग इज़ दैट? So that's why I always try to tell you कि it's okay to have one kind of intuition कि आप वेक्टर से स्केलर फॉर्म में जाते हैं तो नेगेटिव साइन का आप ख्याल रखते हैं इंट्यूटिवली, बट इट्स अनदर थिंग टू सी कि हाउ मैथमेटिकली इवन द साइन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज emerge आउट ऑफ मैथमेटिक्स। एनीवे, सो जब आप ये एम की, जी की और ई की वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज़ दी हुई हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं तो इसका आंसर आता है 4.8। तो हमारे पास जो Q है ना ये आता है माइनस साइन के साथ 4.80 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलम। ओके, सो दिस इज़ द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज, एंड आप देख सकते हैं इमीडिएटली, अब आपको पता चल जाएगा कि इट्स नॉट
just one electronic charge, it's a multiple of electronic charge. And actually this is the second part of the problem. No, this is not the second part of the problem. वो कहते हैं कि express your result in terms of elementary charge. So आपने ये चार्ज फाइंड कर लिया है, तो फर्दर वो कह रहे हैं कि इस रिज़ल्ट को आपने एलिमेंट्री चार्ज की फॉर्म में लिखना है. एलिमेंट्री चार्ज इज़ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. सो आई एम गोना राइट द रिलेशनशिप जो हमने पहली इक्वेशन 25th चैप्टर में पढ़ी थी, और वो एक्सप्रेशन थी कि ये जो टोटल चार्ज है वो कैसे एलिमेंट्री चार्ज से रिलेट होता है, और ये था Q इक्वल्स NE. तो n जो है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होते हैं. तो यहाँ से हमारे पास जो n की एक्सप्रेशन है वो आ जाएगी Q डिवाइड बाई E, और Q हमारे पास ये मौजूद है, और E जो है हमें पता है वो होता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ की पावर माइनस 19. तो मैं ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे लिखने लगा हूँ. सो ये बन जाएगा हमारे पास -4.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है -1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 19 कूलम. और यहाँ से आप इमीडिएटली देख सकते हैं कि जो n हमारे पास आता है वो आता है +3, जो हमें ये बताता है कि जो चार्ज है ना इस ड्रॉप के ऊपर वो 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस के बराबर है. सो n टेल्स अस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस बिकॉज Q इक्वल्स NE. इट्स जस्ट एन इंटीग्रल इक्वेशन जो हमें ये बताती है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल चार्ज जो है वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है. दैट्स इट. ओके, तो जो बी पार्ट है ना इसका वो ये कहता है कि अब हमारे पास उसी रीजन में जहाँ पे हमारा ये सिस्टम मौजूद है, इसमें हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव सोर्स है जो बीटा पार्टिकल्स इमिट करता है. बीटा पार्टिकल्स आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो स्टेटमेंट ये है कि जब वो बीटा पार्टिकल्स एमिट करता है तो कुछ पार्टिकल्स जो है ना वो इस एयर ड्रॉप से टकराते हैं और इसमें जज़ब हो जाते हैं. तो वो बताता है कि 2 बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो ऐसा करते हैं. ओके, तो उसके बाद फर्दर वो हमें ये कहता है कि इफ़ अब चूँकि एडिशनल चार्ज आ गया है, 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पहले था उसके ऊपर, 2 इलेक्ट्रॉन उसने और अब्जॉर्ब कर लिए हैं, तो अब उसके ऊपर नेट चार्ज जो आ गया है ना वो आ गया है +5, वो आ गया है 5 इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस. ओके, मतलब -5e आ गया है. तो अब चूँकि चार्ज चेंज हो गया है तो देखें सिचुएशन चेंज होती है. पहले हमारे पास सिस्टम इक्विलिब्रियम में था जब उसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज था, अब और वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में था. अब अगर चार्ज इंक्रीज़ होता है तो इसका मतलब है सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर, और अगर चार्ज इंक्रीज़ हुआ है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक फोर्स जो है वो इंक्रीज़ हो गई है. तो अगर इंक्रीज़ हो गई है तो इसका मतलब है अब सिस्टम में फोर्स जो है नेट फोर्स मौजूद है, तो उसके अंदर नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और चार्ज जो है वो मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा, और यही एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है. बट आप यहाँ से इधर से ये भी देख सकते हैं कि चूँकि इलेक्ट्रिक फोर्स इंक्रीज़ हुई है और इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाती है, तो जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा, विच मीन्स वी शुड गेट अ पॉजिटिव वैल्यू फॉर द एक्सेलरेशन. आई मीन यू कैन इन्फर सो मच जस्ट बाई थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम कि उसमें क्या दिया हुआ है. ओके, तो यही इक्वेशन है जो हमने पहले यहाँ पे यूज़ की है. पहले इक्विलिब्रियम की कंडीशन में यूज़ की थी, अब हम इसको यूज़ करते हैं नॉन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में. देयर इज़ एन एक्सेलरेशन इन द प्रॉब्लम. सो दिस इज़ पार्ट बी. सो आई एम गोना राइट इट हेयर. सो दिस इज़ पार्ट बी, और अगेन मैं वही इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, समेशन F इक्वल्स MA. बट अब इस केस में हमारे पास ये 0 के इक्वल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अब मैं इसको स्केलर फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ क्योंकि यही वाली फॉर्म है इसकी, ये वाली. तो ये अब बनेगा -QE माइनस MG इक्वल्स MA. ओके, और ए को देखो मैंने अभी इधर पॉजिटिव ही लिखा है, लेकिन हमारा जो आंसर है ना, चूँकि मैं सारी चीज़ों को वेक्टर फॉर्म में डील कर रहा हूँ, तो हमारा आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव ही आएगा. मैं इंट्यूटिवली अभी आपको बता चुका हूँ कि हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि मैथमेटिकली भी ये पॉजिटिव ही आता है. अगर नेगेटिव आता है तो इट मीन्स कि हमने कोई मिस्टेक की है. ओके, तो लेट्स सॉल्व इट फॉर एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन के लिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन बन जाती है A इक्वल्स -QE डिवाइडेड बाई M
माइनस जी। ओके, तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन। लेट मी एक्चुअली मैं इसको अगेन बॉक्स के अंदर लिखने लगा हूँ बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज़ इम्पोर्टेंट। तो अब इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखें तो दैट इज़ द जनरल इक्वेशन। हमारे पास q की वैल्यू जो अब बाय द वे अब है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि q जो है अब वो चेंज हो गया है। अब q जो है वो -5e के इक्वल है, विच मीन्स के -5 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब जो हमारा Q है ना वो इसके बराबर है, इस वैल्यू के। तो हमारे पास Q की वैल्यू भी मौजूद है, E की वैल्यू भी मालूम है, हमें M भी मालूम है और G भी मालूम है। आप ये वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन आता है ना, इसकी वैल्यू आती है, लेट मी सी कि इसकी वैल्यू क्या निकाली हुई है, 6.5 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमारे पास यहाँ से जो एक्सेलरेशन आता है ना, ये है +6.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। तो जैसा कि हमने कहा था कि एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, वैसे ही हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया। अगर आपको इस एक्सप्रेशन को देख के पता नहीं चल रहा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कैसे है, बिकॉज अपेरेंटली ये टर्म भी नेगेटिव है, ये टर्म भी नेगेटिव है, और आपको लग रहा होगा कि शायद टोटल जवाब नेगेटिव आना चाहिए, तो रिमेंबर ये जो Q है ना, ये बजाते खुद नेगेटिव है। तो दो नेगेटिव पॉजिटिव कर देंगे, फर्स्ट टर्म हैज़ मोर वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू देन द सेकंड टर्म, और यूँ हमारा जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव आता है। सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट आई वांटेड टू सॉल्व। और एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, अगेन सैम्पल प्रॉब्लम है। मैंने इनको पिक किया है बिकॉज there's I don't think there's a good enough problems in the exercises or problems, लेकिन जो सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं they are really good. तो let's solve another sample problem regarding this before moving on to the next topic. Okay, ये दूसरी एग्जांपल है, it's a sample problem 26.6 एंड इसकी डायग्राम भी दी हुई है। इट्स जस्ट एन इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर के बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा शायद कॉलेज फिज़िक्स में, अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं तो। अदरवाइज़ इसकी स्टेटमेंट में बताया हुआ है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, यू जस्ट नीड टू फिगर आउट हाउ द मैथमेटिक्स एंड द इंट्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम वर्क्स। लेट मी एक्चुअली रीड द स्टेटमेंट फॉर यू। तो स्टेटमेंट है जी कि फिगर 26.16 शोज़ द डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रोड सिस्टम ऑफ एन इंकजेट प्रिंटर। An ink drop whose mass is this carries a charge this much and enters the deflecting plates system with a speed v equals 18 meters per second. So here's the thing. ड्रॉप जो है यहाँ से निकलता है, इस चार्जिंग यूनिट से गुजरता है और फिर इस पॉइंट के ऊपर ये इन दो प्लेट्स के अंदर दाखिल होता है। ऑफ कोर्स प्लेट्स जो है इनको डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स कहा गया है, विच सिंपली मीन्स कि इन प्लेट्स के ऊपर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाई हुई है। तो इसका मतलब है कि अपर प्लेट पॉजिटिव है और लोअर प्लेट जो है वो नेगेटिव है, विच मीन्स कि जब इलेक्ट्रॉन इधर से दाखिल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फील्ड फोर्स लगाएगा और इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, एंड दैट्स व्हाट दिस शोज, दिस इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज़ हाउ द इंकजेट प्रिंटर वर्क्स। कि आपने जिस जगह के ऊपर भी फोकस करना होता है, कुछ प्रिंट करना होता है, तो इलेक्ट्रॉन उसी जगह पे जाके टकराते हैं। ओके, लेट्स रीड ऑन। द लेंथ एल ऑफ दीज प्लेट्स इज 1.6 सेंटीमीटर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज दिस। What is the vertical deflection of the drop at the far edge of the plates? Ignore the varying electric field at the edges of the plates. ओके, तो हमने डिफ्लेक्शन चेक करनी है। एंड पे एक उन्होंने फिगर लिखा हुआ है, इग्नोर द वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एजेस ऑफ द प्लेट्स। चूँकि प्लेट्स फाइनाइट हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कॉर्नर्स के ऊपर थोड़ी सी बेंड होती हैं। ओके, इसका कुछ ख़ास नाम है विच आई डोंट रिमेंबर, बट ये सिर्फ इस चीज़ में ये कह रहा है कि जो कॉर्नर्स के ऊपर बेंड होती हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनको आप इग्नोर कर दें। बस यूँ समझे कि फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, यानी फील्ड लाइंस हमेशा स्ट्रेट हैं पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो हमने ये वाली डिफ्लेक्शन जी फाइंड करनी है। लेट मी शो यू हियर। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना वाई एक्सिस के ऊपर ब्लू में जो आप देख सकते हैं, ये हमने फाइंड करना है, दैट्स इट। तो हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? अगर आप प्रॉब्लम में देखें तो ऑल्दो है तो इलेक्ट्रॉन, बट इट हैज़ सम वेलोसिटी एंड इट्स मूविंग। और आपको पता है जब भी
और इसके ऊपर कोई फोर्स लगती है, ये दो चीज़ें हैं। तो आपको याद होगा कि जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो क्लासिकली देयर इज़ ओनली वन वे वी कैन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ दैट थिंग, एंड दैट इज़ बाय यूजिंग न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रॉब्लम में आप फिर से वापस जा रहे हैं मैकेनिक्स में और न्यूटन्स की इक्वेशंस को यूज़ करने जा रहे हैं। ओके, तो हमें डिफ्लेक्शन चाहिए, वाई वो चीज़ है जो हमें रिक्वायर्ड है। ओके, तो न्यूटन की इक्वेशंस अगर आपको याद हैं तो पहली इक्वेशन होती है वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए टी, देयर इज नो वाई इन इट, यू कैंट यूज़ दैट इक्वेशन। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में हमारे पास y मौजूद होता है जिसको आप s से रिप्रेजेंट करते हैं। इस केस में वर्टिकल डिफ्लेक्शन है तो ऑफ कोर्स हम न्यूटन की इक्वेशंस को y एक्सिस के लिए लिखेंगे। तो हम सेकंड इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं या थर्ड इक्वेशन को, चॉइस जो है वो प्योरली हमारी है। लेकिन अगर आप देखें तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर सोचें तो थर्ड इक्वेशन में प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने y को कैलकुलेट करना है तो आपको एक्सेलरेशन और फाइनल स्पीड चाहिए, क्योंकि वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन चूँकि फोर्स इन्वॉल्वड है इस प्रॉब्लम में तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट देयर इज़ नो वे टू कैलकुलेट वी एफ। आई मीन मे बी देयर इज़ अ वे, आई जस्ट डिडंट बॉदर अबाउट इट बिकॉज आई फेल्ट के अगर हम सेकंड इक्वेशन को यूज़ करें तो वी कैन ईजिली सॉल्व इट, सो आई डिडंट थिंक अबाउट इट, बट इफ़ यू वांट यू कैन थिंक ऑन इट, दैट वुड बी अ प्रीटी गुड मेंटल एक्सरसाइज दो। तो मैं दूसरी इक्वेशन जो है ना न्यूटन की, उसको लिखने जा रहा हूँ फॉर द वाई एक्सिस। सो दिस इज लेट मी एक्चुअली राइट इट, न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन, दिस इज न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन फॉर वाई एक्सिस। इंटरेस्टिंगली आप देख सकते हैं कि जब मैंने वाई एक्सिस के लिए लिखा है तो जो इक्वेशन है वो बनी है हमारे पास वी आई वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है वो भी अब इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी बन गई है, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिखते हैं वो नहीं बनी। ओके, तो अब सवाल ये है कि हमारे पास टाइम क्या है, एक्सेलरेशन क्या है और वर्टिकल वेलोसिटी क्या है। अगर ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं y को, जो हमारा रिक्वायर्ड पैरामीटर है जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। आप ज़रा गौर करें प्रॉब्लम के ऊपर, इलेक्ट्रॉन जो है ना जब इधर से एंटर होता है तो इसकी मोशन जो है वो प्योरली एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रॉन डजंट हैव अ वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो दिस टेल्स अस कि ये जो वी आई वाई है ना इस केस में ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है। अगर ये ज़ीरो के इक्वल है तो जो पहली टर्म है ये ख़त्म हो जाएगी और हमारे पास जो y बनेगा वो इक्वल आएगा हाफ ए टी स्क्वायर के। ओके, तो अब हमें t चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए। अगेन न्यूटन की इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में ही सोचते हैं, t कैसे कैलकुलेट करें। t अब देखें कि t हमारा वो टाइम है जो इस पॉइंट से लेके जहाँ पे वो प्लेट्स में एंटर होता है और इस पॉइंट तक जहाँ पे वो प्लेट्स से बाहर निकलता है, ये वो टाइम है जो इलेक्ट्रॉन लेता है। ओके, और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो टाइम जो है ना जितना वो डिफ्लेक्ट होने में लेता है उतना ही टाइम वो लेता अगर वो सीधा मूव करता रहता। ये प्रॉपर्टी आपको मैकेनिक्स से पता होगी कि जो टाइम है ना वो चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है लेकिन टाइम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं उसके ऊपर पड़ता। तो यहाँ पे हम एक्सप्लॉइट करते हैं टाइम को कैलकुलेट करने के लिए x इक्वल्स वी टी, जो सिंपल इक्वेशन है हमारे पास फॉर मोशन लॉन्ग एक्स एक्सिस। सो लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर, विच कलर I'm gonna go with ग्रीन कलर। तो मैं करने ये जा रहा हूँ कि x इक्वल्स वी आई एक्स, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस मल्टीप्लाइड बाई टी, और यहाँ से मैं t को कैलकुलेट कर सकता हूँ x डिवाइडेड बाई वी आई एक्स। ओके, और x जो है ये दिया हुआ है हमारे पास, इट्स द टोटल लेंथ ऑफ द प्लेट जो l है और l की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम की वैल्यू है t वो आ जाती है x l, इन इस केस में अब l x बन जाएगा डिवाइडेड बाई वी आई एक्स, दैट्स इट। और हमने देखें कि टाइम को हमने लिख लिया है उन क्वांटिटीज़ की फॉर्म में जिनकी वैल्यूज़ हमें मालूम है, लेंथ भी हमें मालूम है और इनिशियल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी दी हुई है। अब हमारे पास दूसरा इस इक्वेशन के लिए, इस वाली इक्वेशन के लिए जो हमें रिक्वायर्ड है, दूसरी जो क्वांटिटी हमें चाहिए ना वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना आसान है
चूँकि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि हम न्यूटन्स सेकंड लॉ जो है F इक्वल्स ma उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम न्यूटन्स सेकंड लॉ को यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, लेट मी फर्स्ट राइट एक्सेलरेशन के लिए न्यूटन्स सेकंड लॉ, तो वो है हमारे पास समेशन F इक्वल्स ma। ओके, और चूँकि मोशन जो है वो प्योरली वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो हमारे पास सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर ही लागू होगा ये। और अगर आप वाई एक्सिस के ऊपर देखते हैं तो अगेन हमारे पास सेम चीज़ है, क्यू ई इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही है प्लस एम जी वेट उसका एक्ट कर रहा है, और ये इक्वल है हमारे पास किसके, एम ए के। अब चूँकि सारी मोशन वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो मैं इस फैक्टर इक्वेशन को बिल्कुल जैसे पहले मैंने किया है स्केलर इक्वेशन में रिड्यूस करता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये बन जाएगा माइनस क्यू ई माइनस एम जी, क्योंकि जी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में है, इक्वल्स एम टाइम्स ए। ओके, और ए को मैंने ए लिखा है, इसके साथ कोई साइन नहीं लगाया, विच मीन्स कि ए की डायरेक्शन क्या बनती है, ये हमारे पास अगेन मैथमेटिकली जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उधर से आ जाएगी नेचुरली। ओके, तो यहाँ से हमारे पास जो ए की वैल्यू आती है ना वो आती है माइनस क्यू ई डिवाइडेड बाई एम माइनस जी। तो ये ए की वैल्यू आ गई। इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो ये ए की वही वैल्यू है जो लास्ट प्रॉब्लम में भी हमारे पास आई है। ओके, तो आपको थोड़ा सा अब इसका आइडिया हो रहा होगा कि सिंस इट्स जस्ट न्यूटन्स सेकंड लॉ और इलेक्ट्रिक फोर्स तो मोस्टली अगर मोशन वर्टिकल है तो वेट उसके अंदर इन्वॉल्व होगा और यू विल एंड अप विद द सेम एक्सप्रेशन ऑलवेज। ओके, जनरली जो ये रेशियो है ना पहली टर्म की क्यू ई डिवाइड बाई एम इट्स मच मच ग्रेटर दैन द सेकंड टर्म। ओके, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम हल हो गया है। टी की ये वैल्यू और एक्सेलरेशन की ये वैल्यू इस वाई की एक्सप्रेशन में आप पुट करें और जो भी आंसर आता है दैट वुड बी योर आंसर। ओके, जब आप y के लिए ये आंसर लिखेंगे तो सारी क्वांटिटीज़ की वैल्यू आपके पास मौजूद हैं, तो यू विल गेट अ न्यूमेरिकल आंसर फॉर y विच आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये क्या वैल्यू आती है। बट यहाँ पे अगर आप चाहें तो ये जो q बाई एम की वैल्यू है ना, अगर आप देखें तो ये जो q बाई एम है यहाँ पे अगर आप इसकी लें अप्रॉक्सीमेशन तो ये जो q बाई एम है ये तकरीबन इक्वल आता है 10 रेज़ की पावर 12, ये तकरीबन 1000 अरब है। ओके, और ये वैल्यू जो है ये जी की वैल्यू जो 9.8 होती है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, इससे बहुत ज़्यादा है। तो पॉइंट बीइंग कि यहाँ पे आप चाहें तो जी को इस फर्स्ट टर्म के मुकाबले में इग्नोर कर सकते हैं, दैट्स व्हाट द टेक्स्ट बुक हैज़ डन। बट अगर आप बहुत ज़्यादा पेडेंटिक एक्सपेरिमेंटलिस्ट हैं तो आप इसको इग्नोर ना करें और बस ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें। बट अगर ये आप इसको इग्नोर कर दें और फिर y की वैल्यू में y के फार्मूला में ये सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं तो जो y का फाइनल आंसर बनता है ये बनता है माइनस क्यू ई एल स्क्वेयर माइनस क्यू ई एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2m वी आई एक्स स्क्वेयर 2m वी आई एक्स स्क्वेयर, दैट्स इट। और अगर आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो ये हमारे पास आता है 0.63 मिलीमीटर। तो ये डिफ्लेक्शन होती है जी इस इलेक्ट्रॉन में जब वो प्लेट्स के दरमियान से मूव करता हुआ दूसरी तरफ जाके स्क्रीन से टकराता है। स्क्रीन पेज हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, बट यू गॉट द आइडिया हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस। I'm quickly going to talk about one or two more things. So let's see. तो जो पहली चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि अब तक हमने जितनी भी सिचुएशंस डील की हैं हम सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डील कर रहे थे। सो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और नॉन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मैंने शायद कुछ दिन पहले आपको ये भी कहा था कि नॉन कांस्टेंट और नॉन यूनिफॉर्म में थोड़ा सा फ़र्क है। नॉन यूनिफॉर्म होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ ना चेंज हो रहा हो, और कांस्टेंट होता है अगर उसकी वैल्यू नहीं चेंज होती स्पेस में।
यानी ना तो वो x डिपेंडेंट होता है और ना वो t डिपेंडेंट होता है। आई मीन दिस थिंग इज़ रिटन इन द बुक, यू कैन रीड इट, एंड ऑफ कोर्स आई ऑलवेज रेकमेंड कि आप जब लेक्चर देखते हैं तो उसको समझने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप सबसे पहला काम जो करते हैं लेक्चर देखने के फ़ौरन बाद आप बुक के अंदर वो टॉपिक रीड करते हैं, एंड इफ़ यू कैन ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। आई वुड नेवर रेकमेंड कि आप मेरा लेक्चर देखें, आई मीन आप पूरा लेक्चर भी नहीं देखते, आई कैन सी दैट, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो आई विल नेवर रेकमेंड कि लेक्चर देख के आप किताब ना पढ़ें। यू शुड डेफिनेटली रीड बुक वन, रीड द टॉपिक फ्रॉम द बुक वंस यू वॉच द लेक्चर। सो लेट्स डू दिस, मोशन इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम गौर करें ना तो हमने इस चैप्टर के अंदर एक ऐसी कन्फिगरेशन को डील किया है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, वैसे तो काफ़ी सारी डील की हैं जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती थी, लेकिन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और वो एग्जांपल रिंग की है। रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता था ना वो नॉन यूनिफॉर्म था। अब वो चेंज होता था डिस्टेंस के ऊपर, डिस्टेंस के साथ चेंज होता था, उसकी जी डिपेंडेंस थी। डिस्क के केस में भी यही होता है, लेकिन हम रिंग की एग्जांपल ले रहे हैं बिकॉज वी वांट टू टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग थिंग्स जो अगर हम रिंग को कंसीडर करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की जा सकती हैं। तो अगर आप इस तस्वीर में देखते हैं तो इस तस्वीर में हमारे पास एक रिंग है और रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन या तो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है पॉजिटिव जी एक्सिस की तरफ या फिर नेगेटिव जी एक्सिस की तरफ। और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी अगर आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ऊपर देखें तो वो जी डिपेंडेंट है, विच मीन्स कि जैसे जैसे आप रिंग के करीब आते हैं यानी जी कम होता है या रिंग से दूर जाते हैं, जेड की वैल्यू बढ़ती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके ऊपर ऑफ कोर्स जो फोर्स लगेगी वो भी चेंज होगी, डिस्टेंस के साथ साथ चेंज होगी। जैसे जैसे वो करीब आएगा फोर्स जो है वो कम होगी या ज़्यादा होगी डिपेंडिंग ऑन कि आपके चार्ज का साइन क्या है। तो अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो इस एग्जांपल में इस डायग्राम में अगर आप देखें तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक रिंग है और रिंग के पॉजिटिव जी एक्सिस की तरफ से कुछ फासले के ऊपर से, लेट्स सी जी फासले के ऊपर से एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है जो आहिस्ता आहिस्ता रिंग की तरफ बढ़ रहा है, रिंग के सेंटर की तरफ। तो ऑफ कोर्स जो फाइनल हमारे पास सिचुएशन आती है कि आया वो इलेक्ट्रॉन या जो भी चार्ज है वो रिंग के अंदर से गुजरता है या नहीं गुजरता, ये डिपेंड करेगी कि उसकी स्पीड कितनी है। तो इस पहली डायग्राम में आप देखें तो इसमें हमारे पास ये वाला सिनेरियो है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, मैं बार बार इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, लेट्स कंसीडर इट अ पॉजिटिव चार्ज। तो इस चार्ज की वेलोसिटी इतनी नहीं है कि वो उस फोर्स को ओवरकम कर सके जो रिंग के बिल्कुल करीब पहुंच के उसके ऊपर लगती है। रिंग के जब वो बिल्कुल करीब पहुंचता है तो फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो भी उसकी पॉजिटिव जी डायरेक्शन में एक्ट करती है, तो वो इसको वापस भेज देती है पॉजिटिव जी एक्सिस की तरफ। तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो ये पॉजिटिव जी एक्सिस से आता है। तो एक्स अगर आप देखें इस जो बॉटम डायग्राम है मिडल में, तो जी जो है इनिशियली वो 0.5 मीटर है, तो 0.5 मीटर से ये मूव करते हुए नीचे आता है और कुछ टाइम गुजरने के बाद ऑलमोस्ट 8 सेकंड नहीं है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7 सेकंड है यूनिट्स आप अगर देखें टाइम के एक्सेस के ऊपर। तो वो इस पॉइंट पे रिंग के बिल्कुल करीब पहुंचता है, z=0 पे नहीं पहुंचता लेकिन बिल्कुल करीब पहुंचता है, लेकिन इस पॉइंट पे पहुंच के उसकी जो स्पीड है वो इतनी नहीं होती कि वो ओवरकम कर सके इलेक्ट्रिक फोर्स जो रिंग लगाता है इस चार्ज के ऊपर। तो रिंग की इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ जाती है और उसको वापस डिफ्लेक्ट कर देता है अगेन पॉजिटिव जी एक्सिस की तरफ। तो आप ये ग्राफ देख सकते हैं एक्स जो जी टी ग्राफ है दरमियान वाला कि वो 0.5 मीटर से मूव करता करता करीब आता है z एक्सिस के, z=0 के, और फिर वापस z=0 से ऊपर यानी पॉजिटिव जी एक्सिस की तरफ जाना शुरू कर देता है। आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी देख सकते हैं कि पहले उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, बाद में उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाती है। ऑफ कोर्स इट्स ऑब्वियस कि पहले इनिशियली जब वो रिंग की तरफ मूव कर रहा है तो वो नेगेटिव जी एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव है, लेकिन जब वो डिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव हो जाती है क्योंकि अब वो पॉजिटिव जी एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। अब दूसरी सिचुएशन, ये दूसरी वाली डायग्राम देखें, इसमें ये अज्यूम किया गया है कि जो चार्ज की इनिशियल वेलोसिटी है वो एटलीस्ट इतनी है
कि वो रिंग के अंदर से गुजर सकता है। तो आप अब देख सकते हैं कि सिचुएशन क्या है, वो पॉजिटिव जी एक्सिस से रिंग के सेंटर की तरफ आता है, यानी z=0 की तरफ आता है, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स को ओवरकम करता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स उसके सेंटर के ऊपर होती है रिंग के, और फिर वो दूसरी तरफ गुजर जाता है। तो पहले उसका देखें डिस्टेंस +0.5 से स्टार्ट होता है, z=+0.5, 0 पे जाता है और फिर नेगेटिव की तरफ चला जाता है, बिकॉज इस केस में जो चार्ज है हमारा वो रिंग के अंदर से गुजर गया है, यानी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को ओवरकम करके, जो फील्ड था मैक्सिमम सेंटर के ऊपर उसको ओवरकम करके नीचे निकल गया है। और वेलोसिटी का ग्राफ देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है। वेलोसिटी जो है, अब इस केस में अगर आप देखें तो वेलोसिटी 0 को नहीं पहुंचती। थिंक अबाउट इट कि वेलोसिटी 0 को क्यों नहीं पहुंचती। जो पहले वाला केस था उसमें वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी का जो ग्राफ है वो 0 से गुजरता है, बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन जब ये चार्ज अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो उसकी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की 0 होती है, और इसलिए वेलोसिटी का ग्राफ जो है वो 0 से गुजरता है। लेकिन दूसरे केस में वो रिंग के सेंटर से गुजर जाता है। अगर वो रिंग के सेंटर से गुजर जाता है तो इसका मतलब है ही डिडंट स्टॉप एनीवेयर, तो उसकी वेलोसिटी का जो ग्राफ है इट शुड नेवर टच द ज़ीरो वेलोसिटी एक्सिस, और यही रीज़न है कि वो नेगेटिव वेलोसिटी के साथ किसी नेगेटिव वेलोसिटी पे पहुंचता है और फिर उसके बाद रिंग के अंदर से क्रॉस करता है और फिर मूव कर जाता है उसी एक्सिस की तरफ। सो वेलोसिटी नेवर रीचेस 0। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग थ्योरेटिकल केस कि आप कैसे देख सकते हैं हाउ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्ट्स ऑन चार्जेस। ओके, जो पहली दो एग्जांपल्स मैंने आज के लेक्चर में की हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की थी। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स भी उसके ऊपर नॉन यूनिफॉर्म लगती है, और अगर आप इसको मैथमेटिकली करना चाहें तो द प्रॉब्लम बिकम्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। बट देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल रिलेटेड टू दिस वन विच आई एम गोइंग टू सॉल्व, और ये हमारे पास है प्रॉब्लम 12। सो दिस इज़ प्रॉब्लम 12, और ये रिंग के रिलेटेड ही है और जो फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। सो आई वांट टू सॉल्व दिस, but before I solve this, I want you to intuitively understand this problem and appreciate the beauty of this problem. और आप देखेंगे कि इस तरह के प्रॉब्लम आप फिज़िक्स में बार बार देखेंगे, प्रॉब्लम्स इस तरह के जिनमें हमने वो चीज़ कैलकुलेट करनी है जो इस प्रॉब्लम में हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि हम क्या इसमें कैलकुलेट करने जा रहे हैं। An electron is constrained to move along the axis of a ring of charge discussed in section 26.4. Show that the electron can perform small oscillations through the center of the ring with frequency given by this equation. Okay, तो हमें ये कह रहा है कि ये हमें बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो स्मॉल ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा, विच मीन्स कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। और वी नीड टू मेक सेंस ऑफ दिस कि क्या वो वाकई सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर सकता है। सो लेट मी मेक द रिंग फॉर यू, और उसके बाद हम देखते हैं इसको इंट्यूटिवली समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर सकता है इस केस में या नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास रिंग है। ओके, मैंने रिंग बनाया है सिर्फ आपको इंट्यूटिवली समझाने के लिए, और ये उस रिंग का सेंटर है। ओके, रिंग को मैंने इस तरह बनाया है जैसे क्या चीज़ होती है। ओके, आई हैव समथिंग हियर, लेट मी ट्राई एंड शो इट टू यू। तो देखें, ओके तो ये हमारे पास एक रबर बैंड है। ओके, लेट मी डू इट हियर। ओके, तो ये एक रबर बैंड है। ओके, ये रिंग की फॉर्म का है, ऑफ कोर्स इट्स लिटिल बिट लूज, लेकिन ये रिंग की फॉर्म का है। तो जिस तरह आप इसको देख रहे हैं, ये ऐसे मैंने इसकी डायग्राम नहीं बनाई, मैंने इसकी डायग्राम को ऐसे दिखाया है बिकॉज आई वांट टू शो कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ऑसिलेशंस परफॉर्म करता है। तो अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लेट मी टेक दिस एक्सिस एज जेड एक्सिस, सो लेट मी मार्क दिस एक्सिस एज जेड एक्सिस। तो ये हमारे पास जेड एक्सिस है। ओके, लेट्स से कि ये वाला एक्सिस जो है ये एक्स एक्सिस है, और तीसरे एक्सिस की हम फिक्र नहीं करते फॉर द मोमेंट। ओके, तो हमने ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन क्या वाकया ही सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर सकता है इस केस में। पहली बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हम देख चुके हैं। अगर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ना वो ये वाली डायरेक्शन होगी, ये एरो की डायरेक्शन में, ये हम देख चुके हैं। ओके, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरी तरफ भी अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली होगी। आई मीन वी नो दिस थिंग। ओके,
दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिंग। तो फ़र्ज़ करें कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके सेंटर से गुज़र के पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ जाना चाहता है। तो लेट मी यूज़, ओके, मैं यही पिंक कलर यूज़ करता हूँ बिकॉज दिस इज़ द मोर सेंसिबल कलर टू यूज़ इन दिस केस। तो फ़र्ज़ करो कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इस पॉइंट से इधर मूव करना चाह रहा है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स राइट जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, ये जिसमें मैंने दिखाया है, ओके। और अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता। लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जब ये पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ मूव करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ जो फोर्स लगाएगा वो नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ होगी। एंड सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ मूव करना चाहेगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा वो पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव साइड की तरफ फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। पॉजिटिव साइड यानी अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के दरमियान है और ये वाला हाथ मेरा पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जो है अगर उसको हम इस रीजन में रखें तो वो इस तरफ मूव करेगा, ओके। तो अब अगर ये साइड पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड वापस खींचेगा। तो ये सिनेरियो यहाँ पे हो रहा है। तो जो फोर्स लगेगी जब इलेक्ट्रॉन जो है वो राइट की तरफ यानी पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ मूव करेगा, तो फोर्स नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ होगी। और जब इलेक्ट्रॉन ये सेंटर क्रॉस करके नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ जाना चाहेगा तो फोर्स जो है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ होगी। तो इट्स अ काइंड ऑफ सिचुएशन कि इलेक्ट्रॉन जो है इट विल बी ट्रैप्ड अराउंड द सेंटर ऑफ दिस रिंग, ओके। और उसके नतीजे में होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, ओके। तो ये वो रीजन है, ये वो जगह है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा और इसके सेंटर के अराउंड जो है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। एंड सो इट मेक्स सेंस कि इलेक्ट्रॉन जो है इट विल oscillate in simple harmonic motion. Like how beautiful is this intuitively। और आप इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं फिजिक्स के हर फील्ड में देखेंगे। एंड एनीवे सो वी हैव गॉट सम इंट्यूटिव इंसाइट इनटू दिस प्रॉब्लम कि वाकई ही सिंपल हार्मोनिक मोशन इलेक्ट्रॉन परफॉर्म करेगा पॉजिटिव, जब रिंग पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर रिंग नेगेटिव चार्ज हो तो आप ज़रा गैस करें कि हमें जो चार्ज ऑसिलेट करेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करे। बट एनीवे आई एम गोना प्रूव दिस इक्वेशन, सो इट्स नॉट वेरी हार्ड टू प्रूव दिस प्रॉब्लम। लाइक ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको प्रूव करना इतना मुश्किल नहीं है। लेट मी राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द रिंग। और ये अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास थी लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने एक्सप्रेशन कॉपी की हुई है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी इट डाउन हेयर। और ये था आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 3/2। अब आप ये गौर करें कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है ना तो वो बिल्कुल सेंटर के पास है, ओके। जेड जो है वो बहुत स्मॉल है, तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ये है z इज़ वेरी वेरी लेस देन r। तो हम सबसे पहले तो ये कंडीशन अप्लाई करते हैं इस एक्सप्रेशन के ऊपर। और जब हमारे पास z r से बहुत ज़्यादा कम है तो हम इस एक्सप्रेशन को ऑफ कोर्स सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि आप डिनोमिनेटर में से r स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा λ/2। आई मीन ये काम हम पहले कर चुके हैं, बट लेट मी डू इट अगेन हेयर, क्योंकि हम ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा r बाहर लेंगे तो r³ हमारे पास बाहर आएगा और अंदर रह जाएगा 1 प्लस z स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। और अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है ये ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज z स्क्वायर बाई r स्क्वायर को हम 1 के मुकाबले में इग्नोर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रह जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक r भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा z डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन जो हमारे पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड की आती है, ओके। अब हमने कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी। और सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन आपको याद होगी। सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन एक ही है जिसमें एक्सेलरेशन जो है
वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है ऑफ कोर्स वो z एक्सिस की तरफ है। और ओमेगा अगर आप लिखें तो a इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक्सप्रेशन है। तो लेट मी राइट इट इन अ डिफरेंट कलर। तो हमारे पास जो एक्सलरेशन होता है ना, वो क्या होता है, a इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इस केस में हमारे पास चूँकि मोशन z एक्सिस के लॉन्ग है तो वो ओमेगा स्क्वायर z बन जाएगा। तो हम इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लिख सकते हैं जो चार्ज के ऊपर लगेगी। तो इस केस में हमारे पास ये बन जाएगा F इक्वल्स क्यू ई। तो मैं अगर फोर्स लिखूं तो ये बन जाएगा F इक्वल्स क्यू टाइम्स ई, और Q जो है हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये बन जाएगा माइनस ई टाइम्स ई। और अब ये एक्सप्रेशन मेरे पास बन जाएगी माइनस ई टाइम्स लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट z डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, और मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आप ये फोर्स लिखते हैं तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से, ये वाली जो एक्सप्रेशन है। ओके, तो फोर्स जो है वो ma के इक्वल होती है, तो ये बन जाएगा m, और साथ में आएगा मेरे पास a, और ये इक्वल आएगा इस टर्म के जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये वाली टर्म। ओके, तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे एक दफ़ा फिर से पेस्ट करता हूँ। अब a को आप माइनस ओमेगा स्क्वायर z लिख सकते हैं। तो अगर मैं a को माइनस ओमेगा स्क्वायर z लिखता हूँ तो ये बन जाएगा माइनस m ओमेगा स्क्वायर z इक्वल्स माइनस ई लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट z बाई आर स्क्वायर। तो अब इसको इक्वेशन को आप कंपेयर कर सकते हैं, z के बराबर है और बाकी जो सारी चीज़ है ना वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इक्वल आता है ई लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 m एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दैट्स इट। और अगर आपने ओमेगा कैलकुलेट करना है तो वो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स का, लेकिन उससे पहले हम ज़रा लैम्डा को चार्ज की फॉर्म में लिखते हैं, बिकॉज हमें जो रिज़ल्ट रिक्वायर्ड है ना, ये वाला रिज़ल्ट ये चार्ज की फॉर्म में रिक्वायर्ड है। तो हम लैम्डा को चार्ज की फॉर्म में लिखते हैं। तो लैम्डा जो है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ है, और जो लेंथ है वो 2 पाई r है। ओके, जो रिंग की लेंथ होती है। तो ये बन जाएगा ई क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई r। ओके, तो 2 पाई जो है ये बन जाएगा 4 पाई, और m बन जाएगा, और साथ में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और r स्क्वायर पहले है, एक r जो है वो लेंथ से आया है, तो ये बन जाएगा हमारे पास r क्यूब। और फाइनली आप दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लें तो ये बन जाएगा ये वाली एक्सप्रेशन। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और इस एक्सप्रेशन का बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। ओके, और ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो प्रॉब्लम में हमने कैलकुलेट करनी थी। आई वांट यू टू गो ओवर दिस प्रॉब्लम अगेन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, और दिस इज़ द जनरल वे। जब भी आपके पास फिज़िक्स के जिस फील्ड में भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है कि आपको बताया जाता है कि कोई पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, और आप उसकी उन स्मॉल ऑसिलेशंस की, बिकॉज इट्स वेरी स्मॉल ऑसिलेशन, उन स्मॉल ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें, तो दिस इज़ द जनरल प्रोसीजर कि आप उस पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स लगती है उसकी एक्सप्रेशन लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो इस केस में z है, और फिर उस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। फोर्स जो है वो ma के इक्वल होती है, और a इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर z आप लिख सकते हैं, या माइनस ओमेगा स्क्वायर x जो कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो उस कंपैरिजन से आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा कैलकुलेट करते हैं। दिस इज़ द जनरल प्रोसीजर एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये सिर्फ इस प्रॉब्लम के लिए नहीं, हमेशा के लिए जहन में रख लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवे, यहाँ पे मैं ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। आई एक्सपेक्टेड टू डू वन मोर थिंग बट इट्स ऑलरेडी ओवर 50 मिनट्स, सो इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट लेक्चर इज़ गोना बी आवर लास्ट लेक्चर, एंड होपफुली दैट इज़ लाइक अ कंटेंट फॉर वन लेक्चर विच इज़ लेफ्ट इन दिस चैप्टर। सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। बाय बाय।